नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करती हूँ। गुरु रोहिणी भाटे द्वारा प्रस्थापित नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी की ओर से मैं नीलिमा आध्ये आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। जुलाई 2020 से हमारी संस्था का 75वां वर्ष शुरू हुआ है। इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए हमने कई आयोजन किए हैं, जिनमें से एक है चिंतनिका। ये एक श्रृंखला है जिसमें हम कई मान्यवर लोगों को, कलाकारों को बुलाएंगे। उनके साथ वार्तालाप करके जो जानकारी प्राप्त होगी वो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो इस पहले सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सत्र 2 हिस्सों में है, जो आप आज और कल दोनों 7 बजे देखेंगे। तो इस पहले सत्र में मैं बुलाना चाहती हूँ बनारस घराने के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित अरविंद कुमार आजाद जी को। उनके बारे में क्या बताऊं, भारत के सारे गायक, वादक, नर्तक उनके चहीते हैं, उनकी संगत की इच्छा रखते हैं। बनारस के तबले का एक अनूठा सा अंदाज और स्वाद लेकर आजाद जी महाराष्ट्र में आकर बस गए, पुणे में आकर बस गए। इसीलिए गुरु रोहिणी जी से जुड़ गए और संस्था के साथ भी जुड़ गए। तो मैं बहुत मन से आजाद जी का स्वागत करती हूँ। नमस्ते आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। इस श्रृंखला में सबसे आपको बुलाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। आपसे बहुत सालों से जुड़े हैं हम लोग और बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। तो मेरा ना ये सबसे पहली मुझे ये जानने की बहुत ही मनीषा है कि बनारस का इतनी समृद्ध कला जीवन है, वहां का माहौल इतना सुंदर है, आपके गुरुओं का सानिध्य था आपको, तो ये पुनः आना कैसे तय हो गया? जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद और आपका आभार कहना चाहते हैं। आपने आज अपने इस अनूठे कार्यक्रम में हमको आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी और आभार भी। और इस पेज से, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी संगीत रसिक वर्ग को हम अपना नम्र अभिवादन कहना चाहते हैं। जो आपने पूछा जी, इसकी थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि हम आपको बतलाना चाहेंगे जी, ताकि हमको हमारी बात कहने में सहूलियत होगी जी, आगे भी, और जी, आपको भी पूछने में सहूलियत होगी। जी, असल में हमारा पारिवारिक जो माहौल रहा, जिस परिवार में हमारा जन्म और पालन पोषण हुआ, जी, तो जिस सांगीतिक वातावरण में हम बड़े, जी, तो वहाँ शुरू से हमने घर में संगीत के कई मनीषियों को, गुणीजनों को अपने घर पे निरंतर उनका आना जाना और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं सत्संग हमको मिला बचपन से। जी, उसमें कई ऐसी विभूतियां हैं कि वो सिर्फ हमारा भाग्य रहा कि जी, हमको उनके दर्शन हुए। हम बहुत छोटे थे, जी, लेकिन तो ये हमारा सांगीतिक परिवेश रहा। मगर हमारे पूजनीय पिताजी वो कला के साथ साथ शिक्षा को भी उतना ही वो महत्व रखते थे। वाह। और उनकी ये धारणा रही शुरू से कि शिक्षित कलाकार है। जी, तो हमारे यहाँ तबले का रियाज और गाने का जो भी माहौल था, जी, इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई को भी बहुत महत्व दिया गया। वाह। और हमारे यहाँ एक कंडीशन था पिताजी का कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी, खैर, बात बनती रही, मैं रियाज करता रहा गुरुजी से। हमारे पिताजी के अलावा हमने जिन गुरुओं से तालीम हासिल की,
उसमें हम प्रमुख रूप से पंडित जगदीश शंकर मिश्र जी का नाम लेना चाहेंगे। जी बनारस के बहुत विख्यात और प्रकांड विद्वान तबला वादक थे। और उसके बाद तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी। तो इन लोगों का सानिध्य, आशीर्वाद, तालीम मुझे मिलता रहा बचपन से। इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत से नाम हैं। जी हमने जैसा आपको कहा कि कई मनीषियों का, तपस्वियों का घर पे आना जाना निरंतर लगा रहता था। जी तो मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता था। वाह, आगे चलकर जब हम ग्रेजुएशन हो गए कॉमर्स से, हम्म तो हमसे पूछा गया, बाबूजी ने हमारे हम्म कभी कोई चीज थोपा नहीं हम्म कि यही करना है। हम्म तो हमसे उन्होंने पूछा हम्म, कि आगे क्या करना चाहते हो। जी तो हमने कहा हम तबला वादक ही रहना चाहते हैं, बचपन से तो तबले में रमे हुए थे ही। जी तो गुरु जी का निरंतर आना जाना घर पे होता ही रहता था। जी तो पंडित किशन महाराज जी भी आए हुए थे और उस दिन ये चर्चा चली। और यकीन मानिए, हम्म मेरे मन मिजाज में असल में हम्म पूना कहीं था ही नहीं। हमने कभी कल्पना ही नहीं की। लेकिन एक हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि बड़ों ने कुछ कहा तो उसको सिर्फ आपने सर झुका के सुनना है और उसको मानना है, सही, अपनी राय नहीं रखनी। जी तो जो भी परवरिश का एक आप कह सकते हैं। तो गुरु जी का ये कहना था जी कि तुम फिर पूना जाओगे। हम्म अब पूना सुनते ही हम कुछ कह तो नहीं सकते थे, हमको तो पता ही नहीं था। जी कहे कि ऐसा है कि हम लोग महाराष्ट्र में बहुत जाते हैं, हम्म पूना हो, बंबई हो, बाकी हम्म भी जगह है। हम्म मगर विशेषकर पूना जो है हम्म वो संगीत के बहुत उच्च कोटि के वहाँ श्रोता हैं, हम्म कलाकार भी हैं, श्रोता भी। हम्म तो और बनारस की संगीत को, चाहे हम्म, वो गायन विधा से हो, तबला हो, नर्तन हो, तंत्र हो, जी बनारस के कलाकारों को लोग बहुत प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। जी देखिए, ये उनका नजरिया था। जी तो उन्होंने ये, उनके निर्देशानुसार आप कह सकते हैं हम्म कि तुम पूना जाओ हम्म और बनारस के तबले का प्रचार प्रसार भी करो, हम्म ताकि बनारस के तबले का दायरा भी बढ़े। अब ये एक तरह की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं बहुत छोटा था। जी लेकिन गुरु आज्ञा सर्वोपरि। तो मैं आ गया पूना। अब तो देखते देखते 3 दशक से ज्यादा हो गए, 34 साल हो गए मुझे पूना। वाह, जी जी। अब तो यहीं के हैं हम। बिल्कुल है। जी आप कितनी अच्छी मराठी बोलते हैं मुझे मालूम है। जी जी। तो पुणे आकर बस जाना तो बहुत ही कठिन जगह रहा होगा, मैं कल्पना कर सकती हूँ। लेकिन क्या जब आप रोहिणी जी से मिले तो वो पहली मुलाकात आपको याद है? और फिर कैसे आप उनके साथ जुड़ गए, काम शुरू हुआ? जरूर। पूना, जैसा आपने कहा कि कठिन रहा होगा, तो ये तो एक विधि का विधान कह लीजिए कि जो रास्ता आपके लिए तय किया गया है, हम्म आपको उस रास्ते पे चलना है। जी तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वाह, तो मेरे साथ भी बहुत सी कुछ विषम परिस्थितियां आई। जी कभी बहुत बार परिस्थितियां प्रतिकूल रही। हम्म और जैसा भी था समय, गुरु का आशीर्वाद समझ के उसको हमने सहर्ष स्वीकारा। जी और बहुत सारे जैसे संघर्ष करने पड़ते हैं जी और तभी आनंद आता है। सही है, तो बिल्कुल। हमने उसको ये समझा कि शायद ये सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, हम्म, और हमने उसको ऐसे ही लिया। वाह कई क्या रास्ते बात है। ऐसे भी गुजरे, हम्म आपसे हम साझा कर रहे हैं।
जी कई रात ऐसी भी गुजरी जी। कि मन होता था कि अब बस, ओ। लेकिन अपने काम के प्रति विश्वास, माँ पिताजी से मिला हुआ आशीर्वाद, जी। गुरुओं से मिला हुआ प्रसाद, वाह। ये सब इतना ज्यादा था हम्म। कि वो हमारा हौसला बनाए रखता था। वाह। और ये हमने तय रखा था, किया था मन में हम्म। कि हार कर नहीं जाएंगे। वाह, क्या बात है। जी। ठीक है, मुझे उन दिनों मराठी नहीं आती थी और बहुत सी बातें होती थी, लेकिन हम्म। हमारा शायद पूर्व जन्म का इस शहर से रिश्ता रहा हो, ऐसा भी क्या हो सकता है। हो सकता है। जी, कि इतनी सब विषम परिस्थितियों के बावजूद हम्म। इस शहर ने हमको बहुत प्यार, अपनापन और आशीर्वाद दिया है। वाह। तो हम तो इस शहर के ऋणी हैं। वाह। और उस पर से फिर आपने जैसे कहा रोहिणी दीदी के विषय में, जी। तो थोड़ा सा इसके लिए भी हम पीछे जाना चाहेंगे। जरूर। आज ये मौका है कि हम आपसे ये सब कह पा रहे हैं। जी आपके पीछे उनका बहुत ही सुंदर चित्र लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, दर्शन भी हो रहा है। जी। उनकी बड़ी बहन थी, आप तो हम्म। पूरे परिवार को जानती हैं, बिल्कुल। और वो बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी, शिक्षाविद थी, जी उषा ताई मजुमदार, जी। और अच्छी गायिका भी थी। हम्म। मैं उनके यहाँ जाता था, हम्म। यकीन मानिए, उस विनायक प्रसाद अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, हाँ उसकी सीढ़ी चढ़ते समय जब जब जाते थे ना, हाँ तो ड्योढ़ी चढ़ते समय, सीढ़ी चढ़ते समय हाँ। मन में एक इच्छा जरूर रहती हम्म। थी, इसी घर में तो रोहिणी जी रहती हैं। हाँ। अब उनको तो सब कोई जानता था, बहुत बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी विभूति, जी। शायद आज दर्शन हो जाएंगे, मन में ये रहता था। हाँ। मगर ऐसे कई दिन बीत गए, मैं जाता था और बजा के चला आता था, हम्म। क्लास होता था, हम्म। मगर वो इच्छा अपनी बनी रहती थी कि कभी तो मुलाकात होगी। ये उनकी सगी बड़ी बहन है। हम्म। एक दिन वो मौका आ गया हम्म। कि हम जब गए तो वो घर पे थी, जी। उषा ताई बड़ी थी, हाँ तो हाँ उन्होंने ही उनको कहा होगा हाँ। कि बनारस के हैं और तबला ऐसा ऐसा बजाते हैं, तो हाँ तुम सुनो उनको। हाँ। तो शायद इस वजह से, या हमारा भाग्य कह लीजिए, उस दिन वो घर पे थी। हम्म। तो जैसे मैंने देखा, मैं उनके पैर छू लिया हम्म। और वो बैठ गई गाना सुनने के लिए, हम्म। उषा ताई का। हम्म। अब कमरे में उषा ताई थी और रोहिणी दीदी थी, मधु भाऊ थे और हम तबले पे। वाह। अब ये सभी हमसे बहुत बड़े, हमारे गार्जियन लोग हैं, हम्म। हमसे बहुत बड़े। तो हमारे अंदर एक छटपटाहट भी थी कि वो विलंबित का ख्याल जल्दी हो जाए और वो छोटा ख्याल शुरू होगा, तो हम कुछ तिहाई बजाएंगे, कुछ बजाएंगे, ताकि रोहिणी जी का ध्यान मेरे तरफ हो। ये छटपटाहट थी। हम्म। खैर, वो बहुत इत्मीनान से बैठी थी और 1 घंटा उन्होंने सुना हम्म। अपनी बड़ी बहन का गाना, और वो सब खत्म होते ही उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए, हम्म। तारीफ की हमारी। ये तो हम बोलने की हमारी योग्यता नहीं है, हम्म। लेकिन जो भी उन्होंने आशीर्वाद के शब्द बोले, हम्म। वो हमारे हौसले को बढ़ा दिया। वाह। और वहीं उन्होंने मुझे कह दिया कि आप हमारे क्लास आया कीजिए। वाह। तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई मेरी। हम्म। तो हम नृत्य भारती, जो उनकी संस्था है, जी। वहाँ सप्ताह में एक दिन तय हुआ। हाँ। और यदि हमको ठीक से याद है, तो शायद वो बैच जो हमको बजाने के लिए बोला गया था, हम्म। उसमें आप भी थे। बिल्कुल थी। और ये हम 29-30 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी।
तो ये 92 की बातचीत है जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर नृत्य भारती जाना शुरू हो गया। वाह ये ऐसी मुलाकात हुई। जी। तो जब ये काम शुरू हुआ तो जैसे मुझे पता है गुरु रोहिणी जी अपने आयु के 65 साल पार कर चुकी थी, जी जी लेकिन उनके अंदर ऊर्जा इस प्रकार की थी कि फिर भी आपको उनके साथ ताल प्रस्तुति के लिए संगत करने का लंबा दौर मिला, मुझे लगता है। तो ये उनके साथ ये करते हुए आपका क्या इम्प्रेशन हुआ? आप उनके ताल विचार के बारे में आपको क्या लगता है? हमें थोड़ा बताएंगे? ओहो जरूर। यदि आप अनुमति दें तो हम जहाँ थे वहीं से यदि हम जोड़ते हुए चलें बिल्कुल, जी। तो मुझे कहने में सहूलियत रहेगी। अच्छा रहेगा, जी। जी जी। तो हम जैसा कह रहे थे हुँ, कि सप्ताह में एक दिन नृत्य भारती जाने की हमको हुँ, इजाजत हो गई, आदेश हो गया। हुँ, तो वो क्लास लेती थी आप लोगों का। जी, वो बीच बीच में तबले को नोटिस करती थी अच्छा। और उन दिनों बहुत से अलग अलग तबला प्लेयर, बहुत सारे तबला प्लेयर वहां आते थे हुँ, और सब बहुत अच्छा बजाते थे। जी, सभी लोग हाँ, उनके साथ कई साल से जुड़े थे। जी, तो सबका एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्यूनिंग, सबको एक दूसरे का पता था। हुँ, तो मुझे भी अच्छा लगता था वो सब देखना सुनना। जी, लेकिन हम वैसा तबला बजा नहीं पाते, मेरी हुँ, तालीम वैसी नहीं थी। अलग थी, हाँ, तो हमारे पास जो गुरुओं का आशीर्वाद था हम उस नजरिए से कथक को देखते थे। जी, अब मुझे अपने नजरिए से रोहिणी जी को देखना है, हुँ, उनके कथक को देखना है। हुँ, और जबकि हम यहाँ खुद अकेले हैं जी, तो हमको कोई गाइड करने वाला है नहीं। बाप रे! लेकिन खैर हमने जैसे कहा ना कि आशीर्वाद यदि है गुरुओं का तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, तो वो कभी कभी जो हम बीच में आप लोगों के साथ बजाते थे हुँ, तो वो नोटिस करती थी और कह देती थी क्या बात है, ये जगह अच्छी है। हाँ, तो हमारा हौसला बढ़ जाता था। हुँ, ऐसे होते होते उन्होंने हमको सप्ताह में 2 दिन आने के लिए कह दिया हुँ, कि आप एक दिन और आया कीजिए। एक बैच हमको और मिल गया। हुँ, तो हम थोड़ा उनके कथक को समझने लगे, हुँ, कोशिश करने लगे। हुँ, सबसे जो बड़ा दिन था मेरे लिए हुँ, वो ये था हुँ, कि वो छोटे छोटे प्रोग्राम भी उस समय जहाँ होते थे ना जी, उसमें भी हमको हाजिरी के लिए वो कहती थी कि ये वाला प्रोग्राम आप बजा दीजिए। हुँ, एक हम इसमें जिक्र करना चाहेंगे उस व्यक्तित्व के विषय में, जी, रोहिणी जी के। जी, आपने जैसे कहा कि वो 65 की उम्र में थी जब हम उनसे मिले हुँ, और हम तो उनके बेटे जैसे थे, वो हमको पुत्र ही जो ज्यादा बोलती थी और मेरा बिल्कुल सुना परिचय है, किसी से ऐसे ही कहती थी ये हमारा पुत्र है, वाह! ये हमारा बेटा है। कितना सुंदर रिलेशन है। जी। तो वो हमको आप कहती थी। हुँ, आपने देखा होगा हम हुँ, उनको कई बार कह के थक गए हुँ, हुँ, कि आप एक तरफ हमको यदि बेटा मानती हैं तो आप हुँ, तुम कहा कीजिए, हुँ, हमको अच्छा लगेगा। हुँ, तो वो आप ही कहती रही और एक दिन जो उन्होंने जवाब दिया हाँ, तो उस दिन तो हम तो रो पड़े। देखिए बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ अपने काम के नहीं होते, हुँ, वो पूरा व्यक्तित्व उनको बड़ा बना देता है, उनके सही है। विचार। जी, तो उन्होंने ये कहा कि आजाद जी, हम आपको तुम या आप नहीं कह रहे हैं, हुँ, हम जो आपको आप कह रहे हैं ना हुँ, वो आपके तबले को आप है। ओह! ये जो बहुत बड़ी तबला बात है। आपको गुरुओं से मिला है जी, और जो आप बजा रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है, हुँ, ये सम्मान उस तबले का है। ये मेरी समझ के बाहर था। खैर, हुँ, हुँ, तो मेरे लिए हुँ, सबसे बड़ा जो दिन था हाँ, वो ये था कि जब रोहिणी दीदी ने मुझे कहा ना हुँ, कि आप सप्ताह में एक दिन आया कीजिए, हम खुद आपके साथ करेंगे। अरे वाह!
अब आप कल्पना कीजिए कि हमने कितना बड़ा चीज, हमको तो सम्मान हो गया, उपलब्धि हो गई मेरी, सही है। कि इतनी बड़ी हस्ती जिससे हम कभी मिलने के लिए सोचा करते थे, जी। आज वो कह रहा है कि हम आपके साथ रियाज करेंगे। वाह, मैं बिल्कुल कल्पना कर सकती हूँ आजाद जी। वाह। और मंगलवार का दिन हम्म। तय हुआ। हम्म। अब वो समय की इतनी पाबंद थी, हम्म। ये तो पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है इस बारे में। बिल्कुल। मतलब उनको देखकर आप घड़ी की सुई मिला सकते हैं। यदि उन्होंने 9 बजे कहा है हम्म। तो आ गई हैं, तो 9 बज गया है, आप यकीन मान लीजिए। वो बिल्कुल। 9:10 नहीं हो सकता है, 9 नहीं। मतलब 9 है। तो उनके साथ ये सब भी एक सीखने को मिला जी। कि समय पे यदि वो इतनी बड़ी है, रह सकती है, तो आप क्यों नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो ये भी एक सीखने को मिला। हम्म। खैर, फिर उनके साथ बजाना शुरू हुआ। हम्म। तो हम आपको उनके ताल पक्ष में, आपने जो पूछा ना कि हमने जी। क्या हम्म। महसूस किया, क्या नोटिस किया। हम्म। देखिए, हमारी पात्रता नहीं है नीलिमा जी कि हम इतनी बड़ी हस्ती के विषय में कुछ भी कहें, लेकिन एक अनुभव हम आपसे साझा कर सकते हैं। हम्म। उनके विषय में कुछ कहना, अपना विचार रखना, ये मतलब अट्टहास होगा एक तरीके से। लेकिन आपने कहा है, पूछा है, तो लेकिन बोलना भी आजाद जी, अगली जिम्मेदारी है। पीढ़ियों के लिए हम ऐसे ही उनको गुरु रोनी जी के पास ले जा सकते जी हैं। जी जी। तो उनके ताल में ना, हम्म। जितना हमारी बुद्धि में समाया है, हम्म। जो उनकी छवि है मेरे दिल दिमाग पे, वो मात्रा नहीं करती, हम्म। वो ताल को जीती थी। वाह, सही है। 16 मात्रे का 3 ताल है, ये हम्म। शास्त्र है। मगर ये लोग शास्त्र से ऊपर थे। जी। उनके करने में ना, हम्म। ताल का एक पूरा संगीत रूप, वाह। एक संपूर्ण, जी। वो सिर्फ मात्रा तक नहीं सीमित रहता था होता। हम्म। और उसमें उनका विचरण करना, चाहे जी। वो ठाठ हो, आमद हो, हम्म। या पढ़ंत हो, जी। कुछ भी, तो आपको मात्रा गिनने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम्म। वो 3 ताल हो या हम्म। कितने विकट विकट ताल वो नाचती थी, हम्म। ये सबको पता है। जी। 10:30 और 7:30 और ये, और अरे बाप रे बाप। लेकिन कभी ना उसका प्रेशर उनको रहता था और ना हम लोगों को होने देती थी। वाह। वो इतना सहज उसको बना देती थी। जी। तो ये तो कोई तपस्वी कर सकता है, ये आम आदमी की बात नहीं। नहीं है। वो उनकी रचनाएं उन तालों में ऐसी होती थी, उन रचनाओं की वजह से वो ताल बिल्कुल नेचुरल लगते थे। हाँ, वही हम कह रहे थे जी। कि अभी देखिए, कहते कहते बहुत बार आंखें भर जा रही हैं, वो सामने हम्म। खड़ी हो जा रही हैं कि हम्म। उनके करने में ना, हम्म। मात्रा, आपको जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये 8वीं मात्रा है, अब तिहाई आ रही, वो हम्म। ऐसा नहीं था। हम्म। इतने सहज रूप से वो सम पे आती थी ना। क्या बात है, बिल्कुल एकदम सारा नजर के सामने आ गया फिर से। मतलब सभी कलाकार बड़े हैं और अच्छे हैं, हर एक की अपनी अपनी साधना है, मगर ये अलग लोग हैं ये। हम्म। रोहिणी दीदी, आहा, ताल का ऐसा रूप, हम्म। ये बहुत बड़े और इतना विकट विकट काम करती थी जी। कि आपको बतलाएं उनके ताल में बजाने या उनके साथ बजाते बजाते हमने क्या क्या अनुभव किया। हम्म। यदि आप एक आमद पढ़ें, 3 जी। ताल का ही पढ़ दीजिए, ओके। जो वो करती थी, ऐसा कोई, तो कोई हम सा। उसमें कोई सा भी जो आपको याद आ रहा हो। हम्म। जी, आप पढ़िए। धा, एक सादा आमद पढ़ती हूँ। जी जी धा, जी। तिन, तिन तिन ता, ता, तक धिन। धा,
कहना धिन धा 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 ता अथे इतत आ अथे इतत थे 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 वाह तत त त थे तत त त थे तत त ता। वाह बहुत सुंदर। अब इसमें देखिए उनके करने में आस बनी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जैसे बहुत आस थी उनके मूवमेंट में। हाँ, तो एक तबला वादक के नजरिए से हम कह रहे हैं कि अब इसको हमने बजाने के लिए ये दिशा भी उन्होंने ही दिखलाई है हमको। हमने तो असल में कुछ किया ही नहीं है, हमारा कोई श्रेय है ही नहीं, हम क्या उनके साथ बजाएंगे। लेकिन उनके करने में और पढ़ंत में ऐसा भाव होता था ना कि वो हमारे तबले को अपने आप एक दिशा मिल जाती। वाह। अब इसको हम जब बजाते थे तो धा धा गे तेन तक तेन तेन धा दे किट तक तक ते किट धा धी ना धा धी ना धा 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 तक धी ना धी गे धी धा धा किट तक धा तक धी ना धी गे धा धा कहना तो टिकट था तक कहते कहना तो टिकट था तक कहते कहना तो टिकट धा तक धीना धीगी ना तक धा धी धी ना धा कहना तो टिकट धा 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 कहना तो टिकट धा 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 कहना तो टिकट धा तक धीना ना धिक धी धिक धी धिक धी धीना धीना धिकी ना धा धा ता धा 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 धा। वाह वाह वाह, तो कितना सुंदर लग रहा है। अरे तो बहुत धन्यवाद। तो ये सब उन्होंने ही करवा लिया। हमको जो कथक बनारस में बजाने की आदत, या जमशेदपुर में हम बहुत रहे, तो वहां बहुत बड़े विद्वान थे। पंडित प्रभु शंकर मिश्र जी हमारे गुरु जी के छोटे भाई थे, पंडित जगदीश शंकर जी के, और कथक के बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार। मगर वहां का अलग मन मिजाज था बनारस का। अच्छा। अब इस तरह की जो बातचीत चल रही है ये अलग ही है। अब और इतना परिपक्व कलाकार, रोहिणी दीदी 65 की उम्र में जी, उनकी इतने साल की साधना है, अनुभव है, तालीम है उनके पास, और फिर एक शैली को उन्होंने विकसित कर दिया था जी। अपने गुरुओं से मिले हुए तालीम के आधार पर। मेरी नजर में उनकी अपनी एक शैली बन गई जी, जो उन्हीं के पास थी। बिल्कुल सही है। यदि मेरी राय में जितना हमको अभी तक समझ में आया कि देखिए कोई भी घराना हो, चाहे तबले का हो, किसी भी विधा का हो, तो घराना जो है उसका अपना एक वैल्यूज है, उसके कुछ डिसिप्लिन है, उसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं होती है। जी, तो घराना जो है ये मूल्य सापेक्ष है, बिल्कुल जी। और शैली जो है ये व्यक्ति सापेक्ष है। क्या बात है, सही है। तो जो रोहिणी दीदी की शैली थी ना, वही उनको दूसरों से अलग बनाती। बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने। अरे सब उन्हीं की नजर है। तो उनके साथ बजाते बजाते हमारे तबले को अपने आप एक दिशा मिल गई। हमने कुछ किया नहीं था। उनका कथक इस दर्जे का था, उनका उसमें विचरण करना और आना जाना ऐसा था ना कि अब धा तक धीना धी के देखा, ये इच्छा ही नहीं होती थी बजाने। अब मेरी उम्र देखिए उस समय कितनी रही होगी, 24-25 साल। अब वो कहाँ 65 साल की।
अब इतना परिपक्व कलाकार, अब उसके साथ इस तरह का तबला, हमारी उम्र के हिसाब से ये सोच नहीं हो सकती। तो ये तो श्रेय उन्हीं का है ना, जी। हमारा इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ये इस तरह से पूछने वाली थी कि मतलब हम शिष्याएं तो पूरी तरह से समर्पित रही, उनके साथ रहे, और मतलब मैं तो पी लेती थी आंखों से कि जो देखने को मिलता है ऐसा उसका कुछ ना एनालिसिस करना है ना कुछ, सिर्फ लेना है और समर्पित रहना है। तो मुझे कभी लगता था कि ये एक दृष्टिकोण है शिष्य का, लेकिन आप उनके साथ संगत करते थे और उनके नाचते हुए उनके साथ रहने का, उनको समझने का आपको अवसर मिलता था, और ये एक प्रिविलेज है मेरे हिसाब से कि ये अलग जगह है, हम शिष्यों से भी अलग। तो ये, और आपने जो अभी कहा कि आपने उनको उनके पीछे चले ऑलमोस्ट, कि उन्होंने ही दिशा दिखाई और चले, लेकिन इसलिए जो भी आपने किया उससे उनका अंग, उनके नाचने की शैली जो आप कह रहे हैं वो इतनी खिलकर आई, मतलब उनके मूवमेंट में इतनी आस थी कि जैसे जो हर मात्रा की लंबाई होती है वो कभी खाली नहीं लगी, वो भरी हुई लगती थी। अगर एक आध दिन नगमे पे कोई नहीं होता था तो भी लगता था कि साथ में नगमा बज रहा है और ये पूरा आवर्तन भर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इसकी एक मिसाल हमें देखनी चाहिए। एक जगह 3 ताल हुआ था जहाँ एक वीडियो है जिसमें 2 सादे आमद हैं, तो हम एक बार ये वीडियो देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। वाह कि वाह, वो बहुत जो सुंदर, जरूर संगत रंग लाई थी वो देख ही लेते हैं। जी। क्या बात, क्या बहुत बात, सुंदर। कोई शब्द नहीं है, क्या कहा जाए, इसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमको ये दिखलाया। ये सारा उनका है, बस अपना जी काम जी, है। मगर चलिए आपके जरिए फिर से एक बार देखने को मिल गया। जी। इसमें देखिए, एक संगतकार के नजरिए से कह रहे हैं, हम जो एक विचार रखते हैं ना संगत के विषय में, वो हम आपसे सिर्फ साझा कर रहे हैं। जी। हम बहुत छोटे हैं मगर फिर भी जिस जिस कलाकार के साथ हमको मौका मिला आज तक, सभी बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें, हम किस किस का नाम लें। तो हमारी भूमिका हम थोड़ा कहना चाहते हैं। मान लीजिए जी। कि 10 तारीख को हमको
पंडित राजन साजन मिश्र भैया के साथ भी जाना है। जी अब तो अपने बीच नहीं रहे राजन भैया, जी उनकी स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। जी। तो जब 10 तारीख को मान लीजिए प्रोग्राम है इसी हम्म महीने, हम्म असल में हम्म। हम 5 तारीख से उनके साथ रहने लगते। ओहो ओहो। मतलब कि हम 5 तारीख से उनका दर्शन करते। वाह। 5 दिन पहले से हाँ हमारे मन मस्तिष्क पे हाँ। वो क्या कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा हाँ। जी वो कैसे मंच पे आएंगे, जी। कौन सा राग वो सोचेंगे, ओ। इसमें हमको कैसे रहना चाहिए, ये जानते हैं। संगतकार के लिए इन बातों का बहुत बड़ा मोल है। बिल्कुल। ये नहीं कि हम 2-4 तिहाई याद करके गए घर से हम्म और उन्होंने ताल ही बदल दिया। तो आपने तो अपनी तिहाई को देखा, उनको तो देखा ही नहीं आपने। तो रोहिणी जी के बारे में, उनके साथ हम कौन सा तबला बजाए, हम्म ये गलत है कहना। हम्म मेरी राय में हम्म हमको उनके साथ चलना था ना, उनको हम्म हमारे साथ नहीं चलना था। हम्म तो पहले मेरे ये मस्तिष्क में ये विचार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हम्म। कि मुझे उनकी पूजा में अपनी फूल चढ़ाने हैं। ओ वाह। In Guru Rohini Ji, we find a very rare combination of qualities: intuition and hard work, depth and brevity. है ना? हाँ जी तो बिल्कुल। वो किस भाव से हम उनके साथ चलें, जी। हम उनके साथ साथ तो कहने के लिए हैं, हम्म असल में हम तो सिर्फ उनके पीछे पीछे भूमिका हमारी है। हम उनके बराबरी में कैसे खड़े हो सकते हैं? हम्म तो मैंने इसी भूमिका के साथ उनके साथ बजाया। हाँ। और जैसे बड़ों का अधिकार होता है, तो वैसे छोटे बच्चे का भी अधिकार होता है। तो उस अधिकार के नाते कभी कभी हम बीच में कोई बात यदि कह जाते थे तबले से, हाँ। तो वो मुस्कुरा के हमको शाबाशी भी देती। तो मेरे तबले में ना ये सब रंग इन्हीं गुणी लोगों का भरा हुआ है। वाह। हमारा कुछ है ही नहीं। माँ पिताजी से जो तालीम मिली, संस्कार मिले, घर से, परिवार से, जो गुरुजी से आशीर्वाद मिला, जो भी हमको तालीम मिली, और जिनका जिनका दर्शन किया और सीखा, और आगे चलकर जिन कलाकारों ने अपने साथ मुझे बजवाया, ये सब मेरे गुरु हैं। मैंने सबसे सीखा है, जी। सभी से। हमारे उम्र के कलाकारों के साथ भी मैंने बजा के बहुत कुछ सीखा, और सब मिलकर मैंने यही देखा कि हमारे तबले में ये अंग रह गया था, मुझे इस अंग को अपनाना चाहिए। ये विधा मेरे में नहीं थी, तो मेरे मेरे तबले को समृद्ध करना है, ताकि वो कलाकार हमको फिर से खोजे कि ये संगतकार होना चाहिए। तो उसमें बहुत से लोग हैं। अब उसमें सबसे बड़ा अंतराल, सबसे बड़ा समय रोहिणी दीदी के साथ भी था। इससे बड़ा सौभाग्य क्या चाहिए? और उनके जैसा समर्पित कलाकार तो शायद यदा कदा पैदा हो। आप देखिए कि 65 की उम्र में आपने जो कहा था जी। वो हमसे कह रही है कि मेरे रियाज के लिए आया कीजिए। देखिए, उम्र देखिए और रियाज का वो जज्बा देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जी। जब लोग बुढ़ापे का रोना रोते हैं, हाँ तो उनका जज्बा देखिए कि वो कह रही है कि मुझे रियाज के लिए आप सप्ताह में एक दिन हमारे लिए भी आइए। बिल्कुल। तो हम तो सीखने जाते थे, हम क्या रियाज करवाएंगे?
उसमें आदान प्रदान कभी कभी होता था। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजाद जी कि सिर्फ गायन और वादन नहीं, नर्तन भी आप बहुत आस्था से देखते हैं और बिल्कुल आप अपने आप को मतलब उसमें मेल्ट कर देते हैं या ऑफर कर देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है। देखिए नीलिमा जी, संगीतकार वही सफल हो पाएगा जो समर्पित होगा, जी जी आजाद जी। है ना। हाँ जब जी। तक आप जिस कलाकार के साथ बजा रहे हैं और आप उसके साथ मन से जुड़े ही नहीं है, उस कलाकार के साथ, उसके काम के साथ, जी तो आप अपने काम को भी न्याय नहीं दे सकते। जी तो रोहिणी दीदी, जिनको हम लोग बेबी ताई नाम से ज्यादा हम लोग संबोधित करते हैं, एक अपनापन, प्यार, जी। तो उनका जो रियाज का जज्बा था, उस पर हम्म। हमें एक छोटी पंक्ति याद आ रही है, हम कहना चाहते हैं, जी यदि आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुलसीदास जी की कही हुई बात है, उन पर जी। बहुत सटीक बैठती है, चरितार्थ होती है हम्म। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जी आज जो जस करऊं जी। तो तस फल चाखा। वाह। ये तो आप तो अर्थ समझ रही हैं इसका, बिल्कुल समझ रही हूँ। है ना। जी तो उन्होंने कर्म को इतना ऊपर रखा बेबीताई ने, अपने जी रियाज को, अपने विचार को, सांगीतिक परिवेश, सांगीतिक माहौल, साहित्य हो, संपूर्ण कलाकार थी वो तो, सिर्फ नृत्यांगना नहीं थी वो तो। जी। वो कहती थी कि रियाज मन से करो, जो भी मतलब दिन का सारा समय बटा हुआ था कि किस वक्त क्या करना है, कब गाना है, कब रचना है, कब सिखाना है, कब रियाज है। तो कहती थी कि भगवान से कि मैंने आज का अपना काम अपने हिस्से का कर लिया, बाकी आप देख लो। देखिए कितनी बड़ी बात। पंडित शामता प्रसाद जी से किसी ने पूछा था, हम्म। हमने उनसे भी बहुत सीखा और मुझे सानिध्य मिला, उनका दर्शन हुआ, अंतिम समय तक मैं उनकी चिता तक साथ में रहा। ये भी एक सौभाग्य की बात है। खैर, किसी ने पूछा उनसे कि पंडित जी, यदि आपको 400 साल की उम्र हो तो आप कैसे जिएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे? देखिए क्या जवाब था कि 300 साल में रियाज करूंगा। वाह। देखिए समर्पण कहाँ है उनका। बाप रे बाप। और 50 साल हम्म। लोगों को आनंद दूंगा उस रियाज का, ओहो। और अंतिम 50 साल हाँ। मैं ये विद्या दान करके चला जाऊंगा। अरे बाप रे, क्या बात है, क्या विचार है। बाप रे। देखिए आंखें भर आती हैं ऐसे जी लोगों जी। को याद करके। तो ये, खैर, हम माफी चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं। लेकिन रोहिणी दीदी भी ऐसी ही कलाकार, बिल्कुल। इसीलिए हमने वो तुलसीदास जी की वो बात कही कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आज जो जस करऊं तो तस फल चाखा। जी, आप आगे जारी रखिए, हम तो बातचीत चलती रहेगी। मैं इसी से जुड़ा मतलब संगत से एक सवाल था मेरा कि आपका उनका साथ दोहरा था एक ही कार्यक्रम में भी। कभी वो नाचती थी जब आप उनकी संगत करते थे, तो कभी वो पढ़न के लिए आपके साथ बैठ जाती थी जब उनकी रचनाएं हमसे करवाती थी। तो ये जो दूसरा हिस्सा है, उस अनुभव के बारे में बताइए कि वे जब आपके साथ पढ़न के लिए बैठती थी। ये बहुत ही, क्या बोले, क्या एक किस्सा रहा है। हम जैसा बोले ना कि पहले तो उनसे मिलने के लिए एक इच्छा रहती थी कि दर्शन हो जाए, इतना ही बहुत है। जी फिर बजाने का भी सौभाग्य आ गया, फिर उनके साथ बहुत सारे जगह जाए गए, देश विदेश बहुत जगह घूमे, आप तो रही हैं बहुत जगह। जी। लेकिन जब वो विभूति बगल में बैठी है
और उन्हीं की कोरियोग्राफी चल रही है, उन्हीं की सब बंदिश है, उनके जी विचार हैं, जी। और वो हमारे बगल में बैठी। हम्म उस समय खुशी भी होती थी बहुत हम्म। कि इतना बड़ा संबल, इतना बड़ा आधार, जी। और एक डर भी बना रहता था हम्म, कि हम इनकी बात को ठीक से रख पाएंगे कि नहीं। जी। और एक आइटम हुआ करता था हम्म जो उनका सेट किया हुआ था ना ताल पक्ष पे, रूप हम्म कथक। हम्म। हमको याद आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। जी जी। तो उसमें तो एक एक आवर्तन हाँ वो नपा तुला था, आप जानती हैं। बिल्कुल। और हमने रूप कथक दूसरे तबला प्लेयर, जैसा हमने पहले कहा, हम्म क्लास पे आते थे, हम्म। उनके साथ देखा था, और हम भी भाव विभोर हो गए थे कि क्या सेट है, एक एक आवर्तन एकदम, और ऐसा होना चाहिए। मगर हम विवश थे, वैसा तबला हम नहीं बजा पाते थे, लेकिन हमको अपने नजरिए से देखना भी था अपने हम्म तबले के साथ। तो खैर हम्म जब उन्होंने ये मौका दिया और रिहर्सल होकर जब मंच पे गए, हम्म तो एक उसमें वो टुकड़ा है हम्म। कि जी। जैसा है ना, हाँ जी। da tika din na din din na na din din da tika din din na da tika da tika tika din na ka de ka tika na da din na ka de da tika tika da da tika tika da da tika tika da de na de na de na tika de ना, ये टुकड़ा था। जी ये तबले में भी बजता है, जी। बहुत प्रचलित है। अब इस लय में हम्म, और इसके बाद का आवर्तन भी सेट है, हाँ मगर जो लड़की आगे खड़ी है, आप लोग सॉरी हाँ। उस समय के हिसाब से बात में कह रहे हैं, अब वो क्रम बदलता है कि अब आगे वाले लोग पीछे गए, पीछे वाले लोग आगे आए, तो हम्म। एक आवर्तन हमने को मिल गया। तो समझ हमने, रही हूँ। जी जी, तो जो पहले के तबला प्लेयर थे ना, हम्म वो बिल्कुल तक तक धा दे देना ना दे देना, वो एक आवर्तन ठेका रखते थे। हमने कहा कि ये एक जगह हो सकती है। हाँ। तो हमने वो जब तक एक आवर्तन दो आवर्तन में चलते थे, हाँ तो हमने उसमें कह दिया इसी बात को एक बार, जी। अलग जगह से अचानक उठ गए हाँ धा तक ना दे दे ना, तो पहला हो गया हाँ हाँ। दे देना। तो ये अनागत छूटा, हाँ। अब ये तय करके होता नहीं था, तो वो इतना अचानक चौंक कर एक अप्रिसिएट करती थी, क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो वो बगल में बैठे बैठे हम्म। वो जो कलाकार आप लोग जो मंच पे कर रहे हैं, वो एक तरफ रह गए, यही कुछ दूसरा ही प्रोग्राम शुरू हो जाता था। मैंने कई बार आप दोनों के वो आनंदमयी आदान प्रदान देखे हैं। और बहुत उसमें आता था। आगे चलकर एक फुटवर्क जो आप लोग करते थे ना, हाँ ताकि टगेन ताकि टगेन ताकि जो भी इसका जी। क्रम था, पहला पलटा दूसरा पलटा, और तो उसमें वो पढ़ती थी और दूसरा आवर्तन हमको बजाना रहता था आप लोगों के साथ। हम्म एक आगे चल के हमको अभी याद आ रहा है, हम्म। ना दे दे ना दिल तक 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 ये चल रहा है। हम्म अब वो इतने जोश में पढ़ती थी, हम्म। आवेश में आ जाती थी पढ़ते पढ़ते, या वो साउंड मॉड्यूलेशन उनका तो कमाल है जी कि वो ऐसा एक माहौल पैदा कर देती थी अपने पढ़ंत से ना, जी। देना। तो अब हमारे पास, अब हम उतना पीट के तबला बजाएंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा। तो जो 8 मात्रा बजता था ना, जी तो उसमें आप लोग करते थे तक तक घिन तक 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 तक। जी। वो जैसे छोड़ती थी तक 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 तक, तो ऐसा लगता था ना कि क्या यहाँ ये हो क्या रहा है।
बिल्कुल। और एक पूरा परफॉर्मेंस हुआ करता था। और जो ऑडियंस सभागार में, सभागृह में जो बैठती है, उनकी क्लैपिंग हम लोगों को मिलती थी, ये पढ़ंत और स्मोक जोक के लिए। जी लेकिन जब बारी आई और बगल में इतनी बड़ी हस्ती और ये मिजाज, जी अरे बाप रे बाप, मतलब उनका पढ़ंत सुनते सुनते ना, आप यदि ढीली तबीयत में भी हैं, तबीयत ठीक नहीं है, जी तो भी वो बाकी 8 मात्रा आपके अंदर जोश आना तय है। बिल्कुल। उनके मतलब वाइब्रेशंस ही ऐसे थे कि वो सबको, मतलब जो परफॉर्मेंस हो रहा होता है ना, जी वो आधा तो उधर ही हो चुका होता। मतलब हाँ, सिर्फ इसी पीस के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, सारा इंस्पिरेशन, एनर्जी, वाइब्रेशंस वहीं से मिलते थे। करना बिल्कुल। बहुत आसान होता था इसलिए। हाँ हाँ, ऐसा कोऑर्डिनेटर बैठा हो ना, हम्म। तो हर वक्त हम लोग सतर्क भी रहते थे जी और एक आनंद भी रहता था, एक इत्मीनान भी, कि वो सबको लेके चलती थी, सबको बिल्कुल। संभाल ले, गाती भी थी इतना अच्छा, आपको तो पता है। जी पंडित वसंत राव देशपांडे जी से उन्होंने सीखा था, तो उनको गाने की बहुत बारीकी मालूम बिल्कुल। थी। इसीलिए हमने कहा ना कि वो संपूर्ण कलाकार थी, सिर्फ नृत्यांगना नहीं। जी साहित्य पे उनकी पकड़ उतनी ही अच्छी थी, बिल्कुल। और संस्कृत की तो बहुत गहरी पैठ थी उनकी, बिल्कुल। जानकारी थी, खुद जी लिखती थी बहुत अच्छे अच्छे दोहे, और जी। कई प्रसंग के पहले उन्होंने अपना कुछ लिखा हुआ, ऐसे अनगिनत है। हम्म। आपको तो सब मुझेबानी होगा। बिल्कुल। जी जी इसी को जोड़ के, मतलब मेरा एक्चुअली नेक्स्ट सवाल ये था कि आपकी कौन कौन सी चीजें वे अप्रिशिएट करती थी वगैरह, तो आप तो बता चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आजाद जी कि आप जो इस सारे प्रोसेस में इतने घुल मिल जाते थे कि जो उनकी, जैसे रूप कथक कहा आपने, या और भी कोई क्लासिकल, मतलब कथक की ही, मैं कोरियोग्राफी की बात नहीं कर रही हूँ, जो रचनाएं जो हम सीखे हैं, नाचते थे, नाचते हैं, सिखाते जी हैं, जी। तो ऐसा हुआ है कि आपका तबला उसके साथ एक गृहित बन चुका है। हाँ, ये एक तो रचना के साथ अंतर्भूत है, ऐसे सच में मुझे लगता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैं कहती थी कि आप अगर अभिनय कर रहे हो और कोई विषय है, कोई काव्य है, तो आपको सिर्फ उसके टेक्निकलिटी नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि वो काव्य किस काल में लिखा गया है, एरा कौन सा है, फिर वो प्रदेश कौन सा है, रीजन के हिसाब से आपका मैनरिज्म्स, आप थ्रू योर अभिनय ऑल्सो ऐसे होने चाहिए कि अगर हम महाराष्ट्र से हैं तो वो मराठी एक लहजा होता है, वो नहीं उसमें आना चाहिए। जो काव्य जी है, जी जी जो विषय आपने लिया हुआ है, वो सब तरह से अपने आप पर लेना चाहिए। जी तो जी जी। मुझे बहुत ऐसे लगता है कि आपका तबला इसमें एक बहुत बड़ी चीज थी कि हाँ, जिसकी वजह से ये सहायता मिलती थी। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको, जो इसलिए भी है कि ये संगीत रचना भी उनकी है, गुरु रोहिणी जी की है। गहकी गहकी घन हाँ उठती, हाँ
वाह वाह। चबुधाते। तो मतलब उसका जो ठेका आप लगाते थे, मतलब मुझे ये मालूम है कि आप गायकी के हर अलग अलग विधा में अलग तरीके से ठेके या छंद या लगिया यूज करते हैं। तो इसमें जो आपने लगाया था ना, हर बार परफॉर्म, वो जब रचा गया था तो उसमें मैं थी, तो वो जो ताजा होता है ना, सब जब रचते हुए मिलता है वो बहुत प्रेशियस होता है। जी जी जी। तो उसमें जो आपका तबला शुरू हो जाता था, उससे जो नरिशमेंट मिलता था, वो एग्जैक्ट माहौल मिलता था, वो बहुत स्पेशल था। उन्हीं की कृपा है, उन्होंने ही करवाया है। आप उस ठेके के बारे में कुछ बताइए, फिर हम लोग देख ही लेते थोड़ा सा। जी 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 जी। उसमें हुआ ये, जैसे आपने कहा उस काव्य के विषय में, साहित्य के विषय में, हम्म अब उसमें बहुत भर के बजाना, असल में हम्म साहित्य अपना ताल निर्धारित करता हम्म है ना। हाँ जी, बिल्कुल साहित्य जो है ना, बिल्कुल। वो करुण रस का है, श्रृंगार रस का है, तो अपनी वो दिशा भी निर्धारित करता है, अपना छंद भी निर्धारित कर लेता है। वाह, हाँ। और उसको आप यदि उसमें रम गए, यदि आप उसको समझ के चल रहे, हम्म तो आपको रास्ता दिखने लगता है। जी। और यदि आप उसको मात्रा में बांधने लगे, तो आप उस साहित्य के साथ जुड़े नहीं, हम्म आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जी। तो वो हम उसमें असल में 4 ही मात्रा बजाते थे। हाँ जी, मुझे याद है। धा, तेन, ता, तक, धैन, धा, तेन, जो भी लय होती थी, हम्म द, रे, दे, द, द, दी, दे, धा, तिक, ता, तक, धैन, धा, तेन, ता, तक, धैन, धा, ये चलता था। हम्म तेन, ता, तक, धैन, धा, तेन, ता, तक, धैन। तो इतना ही अच्छा, इसमें कोई तिरकिट, कोई धर कुछ नहीं होता था। फिर बाया का एक खाली भरी उसका रख रखाव, इतना जी ही हम करते थे, जो गुरुओं से सुना था। जी। और वो तबीयत में कहीं ना कहीं था, हमने हम्म कुछ किया नहीं था। हम्म तो जो सुना था, वो जब ऐसा माहौल आता है, प्रसंग आता है, तो वो अपने आप आ जाता है। जी। मगर जैसे जैसे उसका प्रोग्रेशन हुआ, हम्म जब वो आगे बढ़ा, हम्म तो ठेका उसमें करवट बदलता हम्म वाह, क्या बात है। है वाह ना। जी ठेका करवट बदलता है। जी। और धा, अतिन, तात, कधिन, धा, अतिन, किणना, तक, तिक, धा, तक, हाँ, धीना, धिक, वाह धी, वाह वाह। धीना, धिक, धी, धा, तक, धीना, तीना, तीना, त्रिकट, धीना, तक, त्रिकट, धा, हाँ, धा, तक, धिन, धा, धीगे, ना, तक, धा, धा, धा। तो इतना खुश हो जाती थी। जी और कई बार बजाते बजाते, हाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं समझिएगा, जी। वो तबले पे हाथ रख देती थी, यही तो अच्छा। हमको कहना। ओह वाह 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 वाह। गहकी गहकी उठत है चहुधात, गहकी गहकी उठत है चहुधात। पियू पियू नाव, पियू पियू नाव, पियू पियू नाव, चातक नदिया गए, पियू पियू नाव, चातक नदिया गए। मोर सोर करे कोना खटकती है, मोर सोर करे कोना खटकती है। गहकी गहकी उठते हैं चहुधात है। ये बड़े लोग हैं, काम करवा लेते हैं, ये सब उन्हीं की नजर है, वाह, उन्होंने ही करवाया। और
हो गया, आपने पूछ लिया, हमको आता ही नहीं है कुछ। अभी आप कह रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, सब जानते हैं। नहीं, सब बड़े लोग जिसके साथ भी जो भी लोगों को अच्छा लगा है, ये उन लोगों ने करवा लिया। महाराज जी हों, हम्म राजन साजन भैया हों, पंडिता गिरजा देवी, जो भी हम्म लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने करवाया। हम्म। हम सिर्फ वहां बैठे थे, निमित्त थे। अगर यही भूमिका रही तो सच में मतलब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी आपके साथ, बिल्कुल, कि रोहिणी जी कहती थी कि आपको एक चैनल बनना पड़ता है। हम्म ज्ञान जो होता है वो आपके आसपास होता ही है, अवेलेबल हम्म होता है। आप जब चैनल बनते हो तो वो आपके लिए अनुकूल बन जाता है और हम्म, आपकी तरफ खींचा आता है। बिल्कुल। तो मैंने भी मतलब ऐसे अनुभव किया है कि जो आप अगर सिखाने के लिए खड़े हो जाओ और आपको मन से उनकी बात, आप चैनल बनना चाहो और उनकी बात बच्चों तक पहुंचानी हो या दिखानी हो, तो वो मूवमेंट खुद आकर छू जाती है, हम्म, अपने में से गुजर जाती है। मैं बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। जी, जब ये बिल्कुल इच्छा सही, आपके मन में होती है तो वो सही ढंग से आप में से निकलती है। बिल्कुल ये बस सच यही में है। गुरुओं का आशीर्वाद होता है। जी। जी जी जी, अभी जो बिल्कुल। आप जो उदाहरण हमने लिया था ना गहेकी घन, ये जी, तो खैर विरहावस्था का है, तो ठेका उस तरह का आपने लिया था। मुझे ये भी याद है कि उसमें आगे एक विरोधाभास उन्होंने रखा था कि वो वही बारिश के सीजन में क्या होता है, कैसा माहौल होता है, और एक बहुत पॉजिटिव सा हिस्सा उसमें आता था और जी, हमारे लिए थोड़ी छूट दे के रखी थी, यहाँ थोड़ी उपज करो। तो फिर थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ा सेट भी हो जाता है, लेकिन मुझे याद है कि करते करते मैंने ऐसे ही एक 3-3 का ये छेड़ा था कुछ अपने मूवमेंट में से, तो वो आप मतलब आप इतना आपका ध्यान उसमें रहता था कि वो आपने बराबर उठाया था। ये सपोर्ट बहुत ही एक डांसर के लिए बहुत प्रेशियस होता है। तो उसी में आगे चल के बसंत ऋतु था कि हाँ जिसमें हाँ, तो उसमें भी एक गीत था कि वृक्षनि के कूंजनि में गूंजनी हाँ हाँ, द्विरे जी फणि, जी कोकिला कुहू 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 करती है। जी तो जी इसमें ये भी उन्हीं की धुन थी और जी, इसमें वैसे तो शुरू में सारा विरह का ही गीत था, लेकिन हम्म, तो वसंत ऋतु था तो उल्लास था। तो इसमें इसका एक भी लास्ट स्टांजा मैं दिखाना चाहूंगी और अरे वाह, अपने जरूर जरूर। आखिर में मतलब तीसरे में चलती है सारी धुन और आपने चतुश्र में जाके जो लग्गी लगाई थी उसमें से इतना आखिर में कृष्ण का आगमन होता है, तो वो म्यूजिक में जो चेंज मिल रहा था वो बहुत जी सुंदर जी, था। अच्छा, तो ये अगर अभिनय की बात चल रही है तो ये भी एक देख लेते हैं। जरूर 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 लगाइए। जी। दो फूल फूलती पराग रेणु रंजित है, दो फूल फूलती पराग रेणु रंजित है, मंद मंद शीतल समीरणन सरति है, मंद मंद शीतल समीरणन सरति है, वृक्षनी के गूंजनी में गूंजनी द्विरे फनकी, कोकिला कुहू 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 करती है, वृक्षनी के गूंजनी द्विरे फनकी, कोकिला कुहू 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 करती है, मैं एक और चीज थोड़ी अलग सी पूछना चाहती हूँ आपसे हाँ, पूछिए पूछिए। कि देखिए, एक जब कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहा होता है तो उसका दो तरीके का अनुभव बनता जाता है। एक है जो रसिक दर्शक देख रहे हैं, वो जी अपनी तरफ से अपने परसेप्शन के हिसाब से वो ले रहे होते हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे होते हैं, और जो कलाकार खुद अभिव्यक्त हो रहा है उसे अपने
अपनी तरफ से उसका अलग अनुभव होता है, जी जी जी, वो जी रहा होता है। बिल्कुल सही। ये मुझे ऐसे लगता है कि आपके जैसे इतना इन्वॉल्व होके जो संगत करते हैं, उनका एक अलग स्थान है। आप उस कलाकार के बाकी लोगों से ज्यादा नजदीक जा सकते हैं शायद। तो ये इस तरह का कुछ खास अनुभव अगर आपके पास हो कि ये कैसा लगता है तब उनके साथ होते हुए, जी जी संगत करते हुए। मुझे तो लगता है, मैं आपको बताऊं एक चीज के, गुरु रोहिणी जी के साथ अगर कभी पढ़न करनी होती तो पढ़न करते करते मैं उनको देखते ही रह जाती थी कभी कभी। इतना जी जी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। खींची जाती थी मैं। जी जी तो जी, सजग भी रहना है और वो सारा अनुभव प्राप्त करना है, तो ये कैसे करते थे आप? हम आपको रोहिणी जी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म। मगर हम इसमें फिर से पंडित राजन भैया का नाम लेना चाहें, जी। क्योंकि हम उनसे अलग हम कुछ सोच नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि इतना लंबा अरसा बीता है। और हम तो आज भी मानते हैं कि वो हैं, यही हैं हमारे साथ, तो वही दिशा निर्देश कर रहे हैं। जी। तो उनके साथ की हम कुछ आपको यादें बतलाएंगे, और वही अवस्था रोहिणी जी की। हम्म। भैया बहुत बार गाते गाते हम्म। हॉल खचाखच भरा है ना, 10,000 20,000 लोग मैदान में, स्टेडियम में हो रहा है, चाहे सवाई गंधर्व हो या बड़ा बड़ा सम्मेलन, हम्म। या 4,000 का हॉल है, सन्मुखानंद भरा हो, या गणेश कला क्रीड़ा, कहीं बेंगलोर में हो, कहीं हो, गाते गाते बहुत बार ऐसा होता था ना कि अनायास उनके हाथ ऊपर उठ जाते, हाँ। या वो प्रणाम करके ऐसे ऊपर देखते और उसको शाबाशी देते थे, है ना। उसको कहते थे, हम्म। आहा मालिक, क्या जगह दिखैला, ओ क्या जगह दिखा। ओ, देखिए, ये सीखने वाली बात बिल्कुल। है। हम देख रहे हैं कि राजन भैया गा रहे हैं, हम्म। वो हैं, मगर वो खुद व्यक्तिगत तौर पे वो कहीं और दूसरी दुनिया में है, जी। वो वहां नहीं है। हम्म। तभी ये अवस्था प्राप्त होगी। जी। तो ये तो पराकाष्ठा है, जी। समर्पण का ये पराकाष्ठा है। बिल्कुल। बिल्कुल। उनको नहीं मतलब है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग हमको देख रहे हैं हम्म। और हमारी भाव भंगिमा क्या हो रही है। जी। जो भी लोग हैं हम्म। उसमें, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ भी मैंने ये बहुत बार अनुभव किया, जी। अलग दुनिया में है वो। हम्म। वाह। और उसी समय उनको कुछ सूझा, कुछ तिहाई सूझी, और हाँ। पहले खुद को ही दाद दे दिए, वाह। आहा क्या जगह आ रही है देखो। हाँ। अब देखिए क्या बात है, जी। उनका तो कुछ भी तय नहीं है। जी। रोहिणी दीदी को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है जी। कई बार, जी। है ना, कि माखन चोरी, एक हम जी। प्रसंग याद आ रहा है। जी। हम शायद, आप जो पूछ रही हैं, हम उसमें आगे जाके कह रहे हैं या हम लिंक से हट जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। जी। हम आजाद हैं और आजाद तबीयत से कह रहे हैं आजादी रही है। कि माखन चोरी में हम्म। अक्सर जो होता है, आपको कुछ इतनी कुशल नृत्यांगना है, उनकी शिष्या है, कि जब वो मटका हाँ। फूटने के पहले हाँ। कथक कलाकार इतना उसका माहौल बनाते हैं, जी। जी। हम किसी पे कोई कमेंट या कुछ हम नहीं कर रहे हैं, जी। बहुत अच्छा अच्छा करते हैं और वो जरूरी हिस्सा है। हाँ। मगर रोहिणी दीदी के करने में ना, हम्म। उनको इतना आवर्तन नहीं लगता था, हाँ। और बहुत जल्दी वो अपनी बात कह जाती थी। जी। देखिए, कम शब्दों में अपनी बात को रखना ये बहुत बड़ी बात है। जी।
है ना। बहुत बहुत बड़ी बात है। वो कहती थी कि ब्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। आप कुछ भी कर रहे हो तो लंबा नहीं खींचना, एकदम क्रिस्प जो बताने की जरूरत है वो बताना। तो उसमें उनके साथ बजाते समय ना, वो असल में वो कृष्णमय है वहां पे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। जी वो उस पात्र को ऐसे जी रही है ना कि कृष्ण जी को जी रही जी है ना। जी, और वो फट से मटका उनका वो पहुंचना, और वो 2 आवर्तन 3 आवर्तन में मुद्दा आ गया, विषय खत्म हो गया। बिल्कुल तो वो उसमें हमको भी हमारी बात कहनी है। जी सही है। तो इन लोगों के साथ काम करने में ना, हम्म, ये लोग वहां आपको दिखते थे मगर होते नहीं थे। बिल्कुल रोहिणी जी के साथ ये बहुत होता था, बहुत होता। बहुत ज्यादा। और इसीलिए वो लोग अलग हैं, जी बहुत अलग है। बहुत ऐसे कई बार देखते हुए लगता था कि ऐसे अवकाश में कहीं एक बारीक सी रेशा हो जिसको खोल कर वे अलग दुनिया में चली जाती और सबको अपने साथ ले जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो खत्म होने तक मतलब कोई दर्शक कोई डांस जानता हो नहीं जानता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नहीं सबको साथ लेके जा सकती थी और वो मैं कहूंगी सैर करवा के लाती थी। और नहीं, बिल्कुल कृष्ण के बारे में ज्यादा करके ये होता था कि बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। उसमें खो जाती थी। सो आजाद जी कल फिर एक बार मिलते हैं। जरूर जरूर, मेरी लिस्ट लंबी है तो आप कृपया सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आजाद जी। जरूर। नमस्कार। थैंक यू।